शिवपुरी गांव में पुरानी टीचर की जगह एक नई टीचर आई थी। सभी बच्चे अपनी पुरानी टीचर विनीता को बहुत पसंद करते थे। विनीता का स्वभाव भी उन बच्चों के साथ बहुत अच्छा था, लेकिन विनीता को कहीं दूसरे शहर में ट्रांसफर हो जाने के कारण उसे दूसरे शहर को जाना पड़ा। नई टीचर का पहला दिन था। सभी बच्चे लाइन लगाकर खड़े थे। तभी नई टीचर अपना परिचय देते हुए कहती है, बच्चों, तो मेरा नाम है कनिका। सभी बच्चे कनिका का नाम दोहराते हुए बोलती हैं। उनमें से एक बच्ची आरती सही से नाम नहीं ले पा रही थी। तभी टीचर आरती को अपने पास बुलाती है और उससे कहती है, ए लड़की, इधर आ, क्या नाम बोली तू मेरा? कनिका। आरती के ऐसा कहती ही क्लास के सारे बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं। ये देख कनिका को बहुत गुस्सा आता है और वो डंडे से आरती के हाथों पर पिटाई करती है। आरती रोने लगती है। आरती की पिटाई होता देखकर सारे बच्चे डर जाते हैं। तभी कनिका बोलती है, बहुत हंसी आ रही थी ना तुम सभी बच्चों को, अभी सबक सिखाती हूँ। कनिका सभी बच्चों को डंडे से खूब पिटाई करती है। सभी बच्चों का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। तभी कनिका कहती है, कान खोलकर सुन लो तुम लोग, अगर किसी बच्चे ने भी घर जाकर माता पिता से ये बताया कि आज स्कूल में पिटाई हुई है तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ में आए तुम लोगों को? कनिका के गुस्से भरी आंखों को देखकर सभी बच्चे डर जाते हैं और कुछ बच्चे कांपने लग जाते हैं। घर जाकर किसी भी बच्चे ने स्कूल में पिटाई की बात अपने घर वालों से नहीं बताते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन कनिका बच्चों से कहती है, कान खोलकर सुन लो सभी बच्चे, कल सभी अपने अपने घरों से 30 रुपया लेकर स्कूल आना। जो बच्चे पैसे लेकर नहीं आएंगे उनकी क्या हालत होगी तुम्हें कल पता चल जाएगा। पैसे कहीं से भी लेकर आओ, चाहे चोरी करो या डाका डालो, लेकिन कल मुझे पैसे चाहिए। बेचारी गरीब बच्चे जिनके माता पिता खेतों में मजदूरी का काम किया करते थे, वो किसी न किसी तरह अगले दिन 30 रुपए लेकर स्कूल जाते हैं। पर बेचारी आरती बहुत गरीब थी। आरती के पिताजी नहीं थे। आरती की माँ झाड़ू पोछा का काम करती थी। आरती की माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और वो अपनी माँ से पैसे नहीं मांगती है और बिन पैसे लिए ही स्कूल पहुँचती है। आरती को देखकर कनिका बोलती है, ए लड़की, कहाँ है तुम्हारे पैसे? कल मैंने बोला था ना कि सभी बच्चे पैसे लेकर आना, तो पैसे क्यों नहीं लाई? मैडम जी, मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और घर में पैसे भी नहीं थे। मैंने माँ को बोला था, लेकिन माँ ने कहा कि वो आज पैसे नहीं दे सकती, 2 दिनों बाद वो पैसे दे देंगी। मैं आपको 2 दिन बाद पैसे दे दूंगी मैडम जी। चल फिर ठीक है, जब तक तू पैसे लेकर नहीं आएगी तू पूरे दिन बाहर ठंडी हवा में एक पैर पर खड़ी रहेगी। चल जा, क्लास से जल्दी निकल और बाहर जाकर खड़ी हो जा। बेचारी आरती उदास मन से एक पैर पर ठंडी हवा में जाकर खड़ी हो जाती है। आरती को एक पैर पर खड़ा देख चपरासी को उस पर दया आ जाती है और वो कनिका के पास जाकर कहता है, मैडम जी, बेचारी छोटी बच्ची है, माफ कर दो, 2 दिनों बाद पैसे लाकर दे देगी। तुझे ज्यादा तरस आ रहा है? करूं क्या तेरे खिलाफ शिकायत? मैं चाहूँ तो तुझे भी अभी स्कूल से निकलवा सकती हूँ। बोल, अभी सरपंच जी को जाकर बोलूं कि तू स्कूल के बच्चों पे अत्याचार करता है और ठीक से काम भी नहीं करता। तू ठहरा अंगूठा छाप, तेरी बात कोई नहीं मानेगा और मैं पढ़ी लिखी टीचर हूँ तो मेरी बात सब मानेंगे। चल अब जल्दी जा यहाँ से और मेरे लिए गर्मा गर्म चाय और बिस्किट लेकर आ। बेचारा गरीब चपरासी भी उस अत्याचारी टीचर कनिका का कुछ नहीं कर पा रहा था। गरीब चपरासी जानता था कि कनिका बहुत चालाक है, वो कोई भी गलत आरोप लगाकर उसे स्कूल से निकलवा सकती है। इसलिए वो चुप रह जाता है और बच्चों पर हो रहे अत्याचार को देखते रह जाता है। बेचारी आरती ठंड के मौसम में एक पैर पर खड़ी रहती है। आरती को काफी देर खड़ी रहने की वजह से बुखार लग जाता है और वो दूसरे दिन स्कूल नहीं जा पाती है। तभी आरती की माँ वैद्य जी को बुलाकर अपने घर लाती है। मैं बुखार का दवाई दे रहा हूँ, इसे समय समय पर दे देना। ठंड का मौसम है इसलिए इसे गर्म पानी ही देना और चिंता की कोई बात नहीं है, आरती जल्दी ठीक हो जाएगी। ठीक है वैद्य जी। 2-3 दिन बाद जब आरती की तबीयत में सुधार आता है तो वे स्कूल पहुंचती है और वो 30 रुपए लेकर जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो पैसे लेकर नहीं जाएगी तो उसकी टीचर उसे बहुत मारेगी और उसे सजा देगी। इतने में गांव के सरपंच स्कूल में आते हैं और कनिका से कहते हैं, कनिका जी, यहाँ गर्म पानी की व्यवस्था हमने करा दिया है, अगर आपको किसी और चीज की जरूरत हो तो आप बता देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच जी। इतनी ठंड में बच्चों से बाहर से पानी मंगवाना पड़ता था और पानी भी बहुत ठंडा रहता था। कनिका जी, अगर आपको किसी भी चीज की कोई जरूरत हो तो आप चपरासी से कह दीजिएगा, क्योंकि आप हमारे गांव के बच्चों को पढ़ा रही हैं, तो हमारे भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। सरपंच साहब के जाने के बाद कनिका फिर से अपने क्लासरूम में आ जाती है। तभी आरती कनिका से कहती है, टीचर जी, ये लीजिए 30 रुपए। चलो ठीक है, लाओ। वैसे कहाँ थी तुम 2 दिनों से? टीचर जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं स्कूल नहीं आई।
चलो जल्दी से सारे बच्चे मिलकर पूरे क्लासरूम की सफाई करो। बहुत ज्यादा गंदगी फैला रखी है तुम लोगों ने, एक भी कूड़ा नजर नहीं आना चाहिए। अपने अपने कॉपी और किताब बैग में रखो और फटाफट से सफाई में लग जाओ। तभी छोटे छोटे मासूम बच्चे जिनके हाथों में कॉपी किताब होनी चाहिए वो झाड़ू पोछा करने लग जाते हैं। और इन सब की वजह वो अत्याचारी टीचर कनिका थी। कनिका कुर्सी पर बैठे बैठे फल फ्रूट खा रही थी और छोटे छोटे बच्चे साफ सफाई कर रहे थे। तभी कनिका कहती है, अरे वाह, सरपंच जी ने कितने मीठे मीठे सेब और संतरे मुझे खाने के लिए भेजा है। उफ, ये मेरी चप्पल को भी अभी ही टूटना था। अरे बच्चों, तुम सब इधर आओ और ये बताओ कि तुम बच्चों में से किसके पिताजी मौसी हैं? तभी एक लड़का बोल पड़ता है, मैडम जी, मेरे पिताजी जूते पॉलिश करने का काम किया करते हैं। अच्छा तो ठीक है, मेरी चप्पल टूट गई है, मेरी चप्पल को तुम अपने घर ले जाना और अपने पिताजी से इसे जुड़वा कर लेकर आना। चल अपने हाथ आगे कर और ये ले मीठे मीठे सेब खा। मैडम जी, ये आपके मुंह का झूठा है, मुझे नहीं खाना झूठे सेब। क्या कहा तूने कि मैं तुझे झूठा सेब दे रही हूँ? अरे तुम जैसों को तो सड़ा हुआ फल भी नसीब नहीं है, ऊपर से इतने नखरे दिखा रहा है। अब तो तू पिटेगा, अब तो तू इतना पिटेगा कि तुझे भी याद रहेगा। तभी अत्याचारी टीचर कनिका डंडे उठाती है और उस बच्चों को पीटने लगती है। चोट लगने की वजह से बेचारा बच्चा रोते बिलखते रहा, लेकिन कनिका ने उसकी दर्द भरी चीख नहीं सुनी। तभी वहाँ पर चपरासी आता है और कनिका से कहता है, अरे बच्चे से गलती हो गई मैडम जी, छोड़ दो मैडम जी, इतने मासूम छोटे बच्चों की क्या गलती है। किसी तरह चपरासी कनिका से बच्चे को छुड़वा लेता है। ये सब देखकर चपरासी बहुत परेशान हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह अत्याचारी टीचर कनिका की सच्चाई सरपंच जी और गांव वालों को बताए। उस अत्याचारी टीचर कनिका से बच्चे भी बहुत डरे और सहमे हुए थे। तभी अगले दिन आरती को स्कूल में बहुत तेज प्यास लगती है और वो पानी पीने के लिए अपनी सहेलियों के साथ क्लास से बाहर निकलती है। अरे रानी, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, लेकिन पानी पीने के लिए तो कोई ग्लास ही नहीं है, यहाँ तो सिर्फ मैडम जी का ग्लास रखा हुआ है। आरती जैसे ही पानी पीने के लिए ग्लास की तरफ आगे बढ़ती है, तभी अचानक से कनिका वहाँ पर आ जाती है और आरती का गला दबा देती है। तभी आरती रोते हुए बोलती है, मैडम जी छोड़ो मेरा गला, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मेरे से बिना पूछे गरीब बच्चों अभागन ग्लास को हाथ लगा रही थी, आज तो तेरी खैर नहीं। तभी चपरासी आरती की माँ और गांव के सरपंच को अपने साथ लेकर आ जाता है। अत्याचारी टीचर कनिका का बच्चों के प्रति दुष्ट व्यवहार को देखकर सरपंच जी बोलते हैं, खबरदार, छोड़ो उस बच्ची को। सरपंच जी, आप यहाँ अचानक? वो अरे मैं तो बस। तभी आरती की माँ अत्याचारी टीचर कनिका को मुंह पर थप्पड़ लगाती है। आरती अपनी माँ से लिपटकर बिलख बिलख कर रोने लगती है, माँ ये टीचर बहुत गंदी है, हम बच्चों को ये बहुत मारती है माँ। रमेश, इंस्पेक्टर साहब को फोन मिला और इस अत्याचारी टीचर को अभी कभी अरेस्ट करवाओ, इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ सरपंच साहब, मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। सरपंच जी, इस अत्याचारी टीचर की बातों में बिल्कुल मत आइएगा। मैं कब से सोच रहा था कि इस अत्याचारी टीचर की सारी सच्चाई आपके सामने लाऊं। पता नहीं भगवान ने कहां से मुझे इतनी हिम्मत दे दी और मैं आपको इस अत्याचारी टीचर की सारी सच्चाई बता दिया। अब आप अपनी आंखों के सामने इस गुनहगार को देख लीजिए सरपंच साहब, ये अत्याचारी टीचर इन बच्चों पर बहुत जुल्म करती है। इतना कहकर चपरासी की आंखों में आंसू आ जाता है। बेचारा चपरासी हिम्मत करके मासूम बच्चों को एक अत्याचारी टीचर से मुक्ति दिला देता है। वहीं दूसरी तरफ कनिका को सजा हो जाती है और उसके सारे सर्टिफिकेट रद्द कर दिए जाते हैं। गांव वालों और बच्चों के आग्रह करने पर सभी बच्चों की प्रिय टीचर विनीता को वापस बुला लिया जाता है। विनीता को भी जब उस अत्याचारी टीचर के द्वारा बच्चों पर किए गए जुल्म के बारे में पता चलता है तो उनकी भी आंखें भर जाती है। सभी बच्चे बहुत खुश थे क्योंकि उनकी पसंदीदा टीचर फिर से मिल गई थी। गरीब दर्जी माँ की 3 बेटियों की लंबी सुनहरी चोटी। ये कहानी है मीना नाम की एक गरीब दर्जी की, जो अपनी 3 बेटियों के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी और अपने पति के देहांत के बाद घर की सारी जिम्मेदारी मीना के कंधों पर आ जाती है और मीना अपना घर चलाने के लिए सिलाई का काम करना शुरू कर देती है। लेकिन उसकी गरीबी की वजह से उसे बहुत कम लोग कपड़े सिलवाया करते थे और उसे बदले में बहुत कम पैसे भी देकर जाया करते थे और उसी से जैसे तैसे करके मीना अपनी बेटियों को 2 वक्त की रोटी खिला पा रही थी। लेकिन मीना की तीनों बेटियों की एक खास बात थी कि उसकी तीनों बेटियों के बाल बहुत ही ज्यादा लंबे और सुनहरे थे, जिसकी वजह से गांव के सभी लोग उसकी बेटियों के लंबे बाल देखकर उसे जला करते थे।
ऐसी ही आज भी जब मीना कपड़े सिल रही होती है, तभी उसकी सबसे छोटी बेटी पायल उससे कहती है, माँ आप कब से सिलाई कर रही हो, अब बस भी करो ना माँ। बाकी के कपड़े आप बाद में सिल लेना, वरना हम लोग मुखिया जी के यहाँ महाभोज पर देर से पहुँचेंगे तो कहीं हमें वहाँ पर खाना ही ना मिले, इसलिए जल्दी चलो ना माँ, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। बस मेरी बच्ची थोड़ी देर और, मैं बस जल्दी से ये ब्लाउज पूरा कर लूँ फिर चलेंगे। इतना कहकर मीना जल्दी जल्दी मशीन चलाकर सिलाई करने लगती है कि उसी बीच मशीन की सुई मीना के हाथ में चुभ जाती है और उसके हाथ से खून निकलने लगता है। उसी समय पायल कहती है, अरे माँ क्या हुआ आपको, आप ठीक तो हो ना? हाँ मेरी बच्ची मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। इतना कहते हुए मीना अपनी बेटी से अपना दर्द छुपाते हुए साड़ी से अपना खून पोंछ लेती है और कुछ देर बाद वो अपनी बेटियों को आवाज लगाते हुए कहती है, अरे काजल, प्रीति, पायल, कहाँ हो तुम लोग, जल्दी इधर आओ, चलो चलते हैं। अपनी माँ की आवाज सुनकर तीनों बेटियां कमरे से बाहर आती है। उसी समय उसकी दूसरी बेटी प्रीति कहती है, लेकिन माँ क्या हम मुखिया जी के घर पर ये फटे पुराने कपड़े पहनकर दावत खाने जाएंगे? ये तो बहुत ही ज्यादा फट चुके हैं। प्रीति की बात सुनकर उसकी बड़ी बहन काजल कहती है, कोई बात नहीं प्रीति, भला वैसे भी इतनी भीड़ में हमारे कपड़े कौन देखेगा, और माँ तो हमारे लिए वैसे भी दिन रात इतनी मेहनत करती है, लेकिन फिर भी उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो हमारे लिए कोई नए कपड़े खरीद सके। अपनी बेटियों की बातें सुनकर मीना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, अरे मेरी बच्चियों, माना कि तुम लोगों के पास नए कपड़े नहीं हैं, लेकिन तुम लोगों के ये लंबे सुनहरे बाल भी किसी से कम नहीं है, इसलिए अभी देखना मैं तुम लोगों की इतनी सुंदर चोटियां बनाऊंगी, फिर मेरी बेटियां भी किसी राजकुमारी से कम नहीं लगेगी। इतना कहकर मीना अपनी तीनों बेटियों की सुंदर सुंदर चोटी बनाती है और कहती है, अब देखो मेरी तीनों बेटियां कितनी सुंदर लग रही है अपनी इन लंबी चोटियों के साथ, और भला पूरे गांव में मेरी बेटियों की जैसी लंबी चोटी क्या किसी की है? इतना कहकर मीना अपनी तीनों बेटियों को लेकर मुखिया जी के यहाँ चल रही दावत पर जाती है और दावत में तरह तरह के पकवान देखकर मीना की तीनों बेटियां बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उन्होंने कभी भी इतना स्वादिष्ट खाना नहीं खाया होता है। उसी समय उसकी छोटी बेटी पायल कहती है, प्रीति दीदी देखो तो यहाँ पर कितना सारा स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना रखा हुआ है, मैं तो आज पेट भर के खाऊंगी। इतना कहकर वो तीनों बहनें जैसे ही प्लेट उठाने जाती है, उसी समय मुखिया वहाँ पर आता है और उसकी बड़ी बेटी की चोटी खींचते हुए कहता है, अरे तुम मनहूसों को किसने कहा मेरी दावत में आने के लिए? बड़ी आई मेरे घर में दावत खाने वाली। मुखिया काका छोड़ दीजिए मेरी बहन को। इतना सुनकर मुखिया मीना की बड़ी बेटी की चोटी खींचते हुए उसे घर से बाहर निकालने लगता है कि तभी मीना आंखों में आंसू लिए कहती है, अरे मुखिया जी ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए मेरी बच्ची के बाल को। अरे आपको जरा सी भी दया नहीं आई इन मासूम बच्चियों के बालों को खींचते हुए? अच्छा तो इन मनहूस बच्चियों के साथ साथ उसकी माँ भी यहाँ आई है, तभी तो मैं कहूँ कि इन दो कोड़ी की बच्चियों में इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि मेरे घर में घुस गई। बस करिए मुखिया जी, पहली बात तो ये कि मेरी बेटियां मनहूस नहीं है, तो आप इन्हें बार बार मनहूस कहना बंद करिए। और रही बात आपके घर में घुसने की, तो आपने इस दावत पर पूरे गांव को न्योता दिया था, तो हमें लगा शायद हम भी इस गांव का हिस्सा है, बस इसी वजह से हम भी इस दावत में आ गए। अरे हाँ हाँ क्यों नहीं, मेरा दिमाग खराब है ना, जो मैं तुझ जैसे गरीब दर्जी को अपने घर के दावत पर न्योता दूंगा। और मैं तुझे क्या कह रहा हूँ, तू तो खुद अपनी बच्चियों की तरह मनहूस है, तभी तो अपने पति को जीते जी खा गई। मुखिया के ऐसे तानों को सुनकर मीना की आंखों से पानी की तरह आंसू छलकने लगते हैं, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी, क्योंकि लोगों का तो काम ही है किसी गरीब को नीचा दिखाना। और इसी वजह से मीना अपनी तीनों बेटियों को लेकर घर आ जाती है और रात में अपनी तीनों बेटियों के सो जाने के बाद मीना के दिमाग में मुखिया की बोली हुई वो कड़वी बातें घूम रही होती है और वो यही सोच सोच कर पूरी रात आंखों से आंसू बहा रही होती है और कहती है, मुकेश जी आप मुझे क्यों छोड़कर चले गए? आपके जाने के बाद मुझ पर और मेरी बच्चियों पर इन गांव वालों ने ना जाने कितने ताने मारे होंगे, और मुझ गरीब दर्जी की कोख से जन्म लेकर मेरी इन मासूम बच्चियों को भी दुख भोगना पड़ रहा है। मैं इनके लिए कुछ नहीं कर पाती। ऐसे ही कुछ ही देर में सुबह हो जाती है और मीना अपनी बड़ी बेटी से कहती है, अरे काजल बेटी तुम जाओ जल्दी से नदी पर से पानी भर कर लाओ, मैं जब तक खाने के लिए कुछ बना देती हूँ। ठीक है माँ।
इतना कहकर काजल जैसे ही नदी पर पानी भरने जाती है, तभी उसके लंबे बालों को देखकर सुनैना नाम की एक लड़की काजल से जलने लगती है और मन ही मन कहती है, पता नहीं इस गरीब दर्जी की बेटियों के बाल इतने लंबे कैसे हो गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इसे तो मैं अभी सबक सिखाती हूँ। अरे तो इस नदी से पानी नहीं भर सकती है। लेकिन क्यों सुनैना दीदी, गांव के सभी लोग तो यहीं से पानी भरते हैं ना, तो मैं क्यों नहीं भर सकती हूँ? अच्छा, तो अब तो जैसी गरीब दर्जी की बेटी मुझसे जुबान लड़ाएगी, रुक जा अभी बताती हूँ तुझे। इतना कहकर सुनैना जैसे ही काजल के बालों को खींचने जाती है, वैसे ही उसका पैर फिसल जाता है और वो नदी में गिर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, अरे अरे कोई बचाओ मुझे, मैं डूब रही हूँ, मुझे तैरना नहीं आता है। आप चिंता मत करिए सुनैना दीदी, मैं अभी आपकी मदद करती हूँ। इतना कहकर काजल अपनी लंबी चोटी को नदी के अंदर फेंकती है और कहती है, सुनिए सुनैना दीदी, आप मेरी चोटी को पकड़कर बाहर आ जाइए। इतना सुनकर सुनैना काजल की लंबी चोटी को पकड़कर नदी से बाहर आ जाती है और इस तरह मीना की बेटियों को जब भी मौका मिलता था तो वो गांव वालों की इसी तरह मदद करती थी, लेकिन फिर भी गांव वाले उन लोगों को बुरा भला कहते थे। ऐसी ही एक दिन जब मीना कपड़े सिल रही होती है, तभी अचानक से उसकी मशीन चलते चलते खराब हो जाती है और वो कहती है, हे भगवान, ये क्या हो गया, अचानक से ये मशीन कैसे रुक गई, कहीं ये खराब तो नहीं हो गई। अरे इसी के सहारे तो मैं अपनी बेटियों को 2 वक्त की रोटी खिला पा रही थी, अब ऐसे में मैं क्या करूंगी। और इस तरह सिलाई मशीन खराब होने की वजह से मीना के घर के हालात दिन पर दिन और भी खराब होते जा रहे थे और अपनी गरीबी की वजह से वो अपनी बेटियों को पानी पिलाकर ही दिन काट रही होती है, लेकिन फिर भी गांव वालों को उन लोगों पर जरा भी तरस नहीं आता। तभी एक दिन उस गांव में एक अनाउंसमेंट होता है, सुनिए सुनिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। 2 दिन बाद इस गांव में एक कंपटीशन होने जा रहा है, जिसमें जिसके भी बाल सबसे ज्यादा लंबे होंगे वो ये कंपटीशन जीत जाएगा और जीतने वाले प्रतियोगिता को 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। मीना की बेटियां ये अनाउंसमेंट सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और घर आकर अपनी माँ से कहती है, माँ आपने सुना, हमारे गांव में एक कंपटीशन होने वाला है जिसमें जीतने वाले प्रतियोगिता को 10 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। फिर तो माँ हम भी इस कंपटीशन में भाग ले सकते हैं और जीतने पर हमें जो पैसे मिलेंगे उससे हम आपके लिए एक नई सिलाई मशीन और एक सुंदर सा बुटीक खोलेंगे, फिर हमारे भी सारे दुख दूर हो जाएंगे। लेकिन दीदी, सिर्फ लंबे बाल होने से बात नहीं बनेगी, इसके लिए हमारे पास सुंदर कपड़े भी होने चाहिए। तुम उसकी चिंता मत करो मेरी बच्चियों, मैं बनाऊंगी तुम लोगों के लिए नई कपड़े। इतना कहकर मीना अपनी सिलाई मशीन को जैसे तैसे चलाकर बचे हुए कपड़ों को जोड़ जोड़ कर अपनी बेटियों के लिए नए कपड़े बनाती है और वही कपड़े पहनकर उसकी बेटियां कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती है और अपनी लंबी चोटियों को लहराते हुए वो सभी का दिल जीत लेती है और ये कंपटीशन जीत जाती है और उन्हें 10 लाख रुपए का इनाम लेता देख गांव वालों को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और उन लोगों की सोच भी मीना की बेटियों के प्रति बदलने लगती है और इस तरह मिले हुए पैसों की मदद से मीना अपना एक बड़ा सा बुटीक खोलती है और अपनी छोटी सी झोपड़ी को एक पक्के मकान में बदल लेती है, जिसके बाद उनकी जिंदगी में किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होती है और वो लोग अपनी माँ के साथ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। गर्मी में गरीब का जादुई घास घर। एक गांव में महेश अपनी पत्नी नीलिमा और अपनी बेटी काजल के साथ एक छोटे से घर में रहा करता था। महेश उस गांव में सबसे गरीब था, इसलिए वो अपने परिवार का पेट पालने के लिए जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचा करता था, जिससे कि वो अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी खिला पाता था। ऐसी ही इस बार गांव में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही थी, जिसकी वजह से गांव के सभी लोगों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और ज्यादा गर्मी पड़ने की वजह से एक दिन महेश के घर की छत टूटकर नीचे गिर जाती है और ये सब देखकर महेश और उसकी पत्नी नीलिमा बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि छत गिरने की वजह से उनके घर में बहुत तेज धूप आने लगती है और इतनी तेज धूप में महेश के परिवार वालों का घर में बैठना भी दुश्वार हो रहा था। इसलिए एक दिन नीलिमा महेश से कहती है, सुनिए जी, आप कुछ करते क्यों नहीं, हम भला कब तक ऐसे तेज धूप में बैठे रहेंगे, मुझसे तो अब ये गर्मी और बर्दाश्त ही नहीं हो रही। हाँ पिताजी, मुझसे भी इस गर्मी में और बैठा नहीं जा रहा,
मुझे चक्कर आ रहे हैं। अब तो हम लोगों के पास सिर्फ एक ही रास्ता है, हम लोगों को मिलकर फिर से ये छत बनानी होगी। पर हम कब तक ऐसे कच्चे मिट्टी की छत बनाते रहेंगे? वो हमेशा ऐसी ही हर महीने में टूटकर गिरती रहती है। तो भला हम कब तक ऐसे मिट्टी के छत बनाते रहेंगे? तो तुम ही बताओ नीलिमा, हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास इसके अलावा और कोई जरिया भी तो नहीं है, और ना हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम अपना नया घर बनवा सके। पिताजी, आपको पता है मेरी दोस्त अंजलि के पिताजी ने घास का घर बनाया है और वो सब उसमें आराम से रहते हैं। और उसके पिताजी ने घास के एक घर को तो किराए पर भी चढ़ा दिया है। इससे उन लोगों की अच्छी कमाई भी हो जाती है। तो क्यों ना हम भी ऐसे अपना घर घास का बनाए। उसके अंदर तो हम लोगों को गर्मी भी नहीं लगेगी और हम लोग भी आराम से रह पाएंगे। देखिए, मुझे लगता है काजल बिल्कुल सही कह रही है। तो चलिए हम भी ऐसे ही अपना घर बनाते हैं ना। इसमें तो हमें पैसों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि घास तो जंगल में ऐसे ही मिल जाती है। अच्छा ठीक है, अगर तुम लोगों को यही सही लगता है तो। इतना कहकर वो तीनों जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। लेकिन गर्मी ज्यादा पड़ने की वजह से जंगल के सारे पेड़ पौधे पूरी तरह से सूख जाते हैं और पूरे जंगल में घास का कोई नामो निशान नहीं होता। और ये सब देखकर नीलिमा कहती है, सुनिए जी, हम लोग तो बहुत देर से चल रहे हैं इस जंगल में, पर अभी तक हमें पूरे जंगल में कहीं कोई घास नजर नहीं आई। अब हम लोग कहाँ से लाएंगे घास? तुमने सही कहा नीलिमा, और अब हम इससे आगे नहीं जा सकते, क्योंकि जंगल की गहराई में कई जंगली जानवर रहते हैं और वहाँ जाना हम लोगों के लिए सुरक्षित नहीं होगा। क्या जंगली जानवर? हे भगवान, सुनिए जी, आप सही कह रहे हैं, हम लोग और आगे नहीं जाएंगे। चलिए हम लोग वापस घर चलते हैं। वैसे भी कुछ ही देर में शाम होने वाली है, फिर हमें यहाँ पर कुछ नजर नहीं आएगा। इसलिए काजल बेटा, चलो घर चलती हैं। इतना कहकर महेश और नीलिमा वापस घर जाने लगती हैं। लेकिन काजल वहीं पर चुपचाप उदास खड़ी होती है और उसे इस तरह उदास देखकर महेश बहुत परेशान हो जाता है और वो उससे कहता है, अरे काजल बेटा, चलो घर चलते हैं। पिताजी, अगर हमें घास मिल जाती तो कितना अच्छा होता ना। इतना कहकर वो तीनों वापस जाने लगते हैं। उसी समय महेश सोचता है, लगता है घास ना मिलने की वजह से काजल बहुत दुखी है और मैं अपनी बेटी को इस तरह दुखी नहीं देख सकता, इसलिए मुझे ही कुछ करना होगा। सुनो नीलिमा, तुम काजल को लेकर घर जाओ, मैं कल के लिए कुछ लकड़ियाँ काट लेता हूँ। वैसे भी आज मैं जंगल में लकड़ियाँ काटने नहीं आया था, लेकिन अब तो शाम होने वाली है, आप कल आ जाना लकड़ियाँ काटने। वैसे भी कुछ ही देर में यहाँ अंधेरा हो जाएगा, फिर आप वापस घर कैसे आओगे? नीलिमा, तुम चिंता मत करो, मेरा इस जंगल में रोज का आना जाना है, इसलिए मैं आराम से घर वापस आ जाऊंगा। तुम लोग जाओ। महेश की ये बात सुनकर नीलिमा काजल को लेकर घर वापस आ जाती है और वहाँ महेश जंगल की गहराई की ओर आगे बढ़ने लगता है, क्योंकि उसे अपनी बेटी की खुशी के लिए घास इकट्ठा करनी थी। लेकिन उसे फिर भी दूर दूर तक कहीं भी कोई घास नजर नहीं आती और महेश डरते हुए जंगल की गहराई के अंदर बढ़ता जाता है। अरे, मैं जंगल के इतने अंदर तक आ गया, लेकिन मुझे फिर भी अभी तक कहीं पर कोई घास नजर नहीं आई। आखिर इस जंगल की सारी घास चली कहाँ गई? महेश इतना बोल ही रहा होता है कि उसी समय उसके पीछे एक शेर आ जाता है और महेश अपनी जान बचाकर वापस जंगल की ओर भागने लगता है। हे भगवान, ये शेर अचानक कहाँ से आ गया? मुझे जल्दी भागना होगा। इतना कहकर महेश जंगल की ओर भागने लगता है कि उसी समय उसका अचानक से पैर फिसल जाता है और वो घास के एक छोटे से गड्ढे में गिर जाता है और घास के गड्ढे में गिरते ही महेश बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि वो अपने घर के आंगन में घास के ऊपर ही बेहोश पड़ा होता है और ये देखकर वो हैरान हो जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, नीलिमा, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो अभी उस जंगल में था और ये घास ये यहाँ कैसे आ गई? लेकिन पिताजी, इतनी सी घास से हम भला अपना घर कैसे बना पाएंगे? काजल बेटा, अभी तुम्हारे पिताजी बहुत थके हुए लग रहे हैं, हम इस बारे में कल बात करेंगे। चलो चलकर सो जाती हैं। इतना कहकर वो तीनों अंदर सोने चले जाती हैं और कुछ ही समय में सुबह हो जाती है। और जब वो तीनों बाहर आकर अपने आंगन में देखते हैं तो वो थोड़ी सी घास पूरे आंगन में फैल जाती है और ये देखकर उन तीनों के होश उड़ जाते हैं। अरे नीलिमा, ये हमारे आंगन में अचानक से इतनी सारी घास कहाँ से आ गई? आखिर ये हो क्या रहा है? महेश के इतना कहते ही अचानक से उस घास में से एक आवाज आती है, महेश, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है,
मैं एक जादुई घास हूँ, इसलिए तुम अब इस घास से अपने कई सारे घर बना सकते हो, क्योंकि मैं कभी खत्म नहीं होंगी और ना कभी मुरझाऊंगी। इसलिए तुम अब बड़े आराम से अपने लिए घास के घर बना सकते हो। उस जादुई घास की बात सुनकर वो तीनों बहुत खुश हो जाती हैं और फटाफट से मिलकर वो तीनों घास के सुंदर सुंदर कई सारे घर बना लेते हैं। और उनके घास के घरों को देखकर गांव वाले हैरान हो जाती हैं और वो महेश से कहती हैं, अरे महेश, ये तुमने इतने अच्छे घास के घर कैसे बनाए? ये तो दिखने में भी बहुत ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। हाँ हाँ, सच में ये घर तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। सुनिए महेश भाई, क्या आप हमें अपना एक घर किराए पर देंगे? इसके बदले हम आपको कुछ पैसे देंगे, इससे आपकी अच्छी कमाई भी हो जाएगी। हाँ हाँ महेश भाई, मुझे भी एक घर किराए पर दीजिए ना रहने के लिए। अच्छा ठीक है, आप लोग इस घर में रह सकते हो। इतना कहकर महेश अपने कई जादुई घास के घर गांव वालों को किराए पर दे देता है, जिसके बाद महेश की अच्छी खासी कमाई होने लगती है। और ऐसे ही कुछ दिनों में महेश अपने घास के घरों को पूरे गांव में फैला देता है और गांव के कई लोगों को घर किराए पर देने लगता है, जिससे महेश धीरे धीरे उस गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाता है। और इस तरह महेश अपने परिवार के साथ बड़ी ही आराम से अपना जीवन बिताने लगता